आज हम बात करेंगे हमारे दिल के बारे में। क्या कहता है हमारा दिल, कैसा है हमारा दिल, क्या करता है हमारा दिल। तो आइए जानने का प्रयास करें। दिल, हृदय, हार्ट एक ऐसा अंग है हमारा जो हमारे पूर्ण जीवन काल में हमारी मदद करता है, हमारा साथ देता है। और जिस क्षण, जिस पल ये साथ देना बंद कर देता है तो साथियों आप सब जानते हैं कि क्या होता है। हमारा जीवन उसी क्षण, उसी पल वहीं रुक जाता है। तो चलिए आज करते हैं बातें दिल की। सबसे पहले, कैसा है हमारा दिल, कितना बड़ा है हमारा दिल। हम अक्सर सुनते हैं कि फलां व्यक्ति का तो दिल बहुत बड़ा है। तो बड़ा माने क्या इतना, या और बड़ा इतना, और यदि किसी का छोटा है तो उसका इतना। इसका अर्थ क्या ये है? जी नहीं, वास्तव में हमारा दिल कितना बड़ा है, क्या उसका आकार है, यदि हम ये जानना चाहते हैं तो चलिए आप एक काम कीजिए, अपने दाहिने हाथ, बाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार से देखिए, बनाइए बनाइए, मुट्ठी बनाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो ये हमारे दिल का, हमारे हार्ट का आकार भी है और उसका साइज भी। शेप और साइज अगर हमें अपने दिल की देखनी है तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये तो था शेप और साइज के बारे में। अब हमारा जो ये महत्वपूर्ण अंग है, इसका वजन कितना होता है। तो चलिए मैं बताती हूं आपको। अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ बने रहिए, तो बहुत सारी बातें करेंगे हम अपने दिल के बारे में। ये मैंने हमारे दिल का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ किया है। थोड़ा समय बचाने का प्रयास किया है मैंने। इसके बारे में, इसके भागों के बारे में हम साथ साथ बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा हृदय है उसका वजन कितना होता है। ये वजन जो है 240 से लेकर के और 300 ग्राम तक वेरी करता है। ये हम मान के चलते हैं कि लगभग 300 ग्राम वजन का हमारा हृदय होता है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में। जो वजन है वो थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी 340, और 240 की बजाय 225 से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये रेंज है हमारे दिल के वजन की। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो हमारा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, काम कैसे करता है। तो आप सबने सुना होगा कि दिल जो है वो धड़कता है। धड़कन का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप धड़कन से? देखिए, यदि हम दिल के धड़कने की बात कर रहे हैं तो आप एक बात ये जान लें कि जो हमारा हृदय है बंद मुट्ठी के आकार का, उसमें बार बार लगातार संकुचन और शिथिलन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस तरह से कार्य करता है ये। और जब ये सिकुड़ता है और फैलता है तो ये बन जाती है इसकी धड़कन, जिसे हम धड़कन कहते हैं। 1 मिनट में एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय 72 से लेकर के 80 टाइम्स तक, यानी कि 72 से लेकर के 80 बार तक धड़कता है। हार्ट बीट हम इसको कह सकते हैं 72 टू 80 पर मिनट। इतने टाइम्स हमारा दिल जो है वो धड़कता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार तक धड़कता है।
कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। याद कीजिए, ऐसा कब कब होता है? जब आप दौड़ लगाएं, सीढ़ियां चढ़ें, कोई और ऐसा शारीरिक श्रम का काम आप करें, तो या एक्सरसाइज करें, कसरत करें, तो जो दिल की हमारा धड़कन का जो रेट है, जो दर है, वो बढ़ जाती है। तो क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? जब हम ये कह रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार तक धड़कता है, तो फिर ये धड़कन जो है वो बढ़ कैसे जाती है? देखिए, जो हृदय है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपूर्ति है, वो बढ़ जानी चाहिए। हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय में हमारे हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको वो उतनी ऑक्सीजन तो हमें देनी है। अगर वो नॉर्मल रेट से उसी प्रकार से धड़केगा तो नॉर्मल आपूर्ति होगी, सामान्य आपूर्ति मिलेगी हमें ऑक्सीजन की। लेकिन क्योंकि हम काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हमें होगी ज्यादा टाइम जब वो धड़केगा। तो इसलिए ऐसी अवस्था में जो हृदय की धड़कन है उसकी रेट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये थी कुछ सामान्य सी बातें हमारे हृदय के बारे में। चलिए, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहता है हमारा दिल, कैसे काम करता है हमारा दिल, क्या है उसके अंदर। चलिए देखिए, अगर हम अपने इस डायग्राम को देखें तो हमें इसमें ना मेनली 2 रंग नजर आ रहे हैं, ब्लू और रेड। मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले मेरी कक्षा के एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मैम, जब आप हृदय के बारे में पढ़ाते हो तो आप उसके 2 भाग बना करके पढ़ाते हो, एक ब्लू पोर्शन होता है, एक रेड पोर्शन होता है, तो लेकिन कभी भी जहां से भी कभी अगर ब्लड निकलता हुआ हमें दिखे, हमारे बॉडी में कोई कट लग जाए, ब्लेड लग गया, उंगली पर लग गया, पाँव में लग गया, या कहीं पर भी, तो हमेशा रेड कलर का ही ब्लड आता है। जबकि आप हमें पढ़ाते हो कि ब्लड जो है वो 2 कलर का नजर आ रहा है इसमें। तो देखो, मैं यहाँ पे ये एक बात क्लियर कर देना चाहूंगी, विशेष रूप से अपने उन बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ते समय या समझाते समय हमें कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करना होता है, ऐसे टर्म्स का प्रयोग करना पड़ता है जिससे कि हमें वो चीज, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन उसका मायना जो है बच्चे और तरीके से समझ लेते हैं, जो आगे उनके लिए काफी परेशानी पैदा करता है। तो ब्लू और रेड कलर का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार का खून पाया जाता है। आमतौर पर हम कह देते हैं शुद्ध खून है, अशुद्ध खून है, तो शुद्ध और अशुद्ध कुछ नहीं होता। हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का ही होता है। अब मैं आपको क्लियर करने जा रही हूं कि रेड कलर का जो ब्लड है वो रेड क्यों है, और ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है ये क्यों बनाया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रक्त है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, रक्त जो है, हमारा जो ब्लड है, ये क्लियरली ये सबको विजिबल है, नजर आ रहा है सभी को। ब्लड, हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ब्लड के घटकों की बात कर रहे हैं। तो ब्लड में सबसे पहले आपको पता है कि वो तरल है, बहता है, बहने का गुण है। तो उसके लिए उसमें जो एक तरल पदार्थ है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं। फर्स्ट आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। सेकंड है WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। और थर्ड नंबर पर आते हैं इसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अब ये क्या है? देखिए, आजकल
बहुत सुनने में आता है कि यदि आपको रोगों से लड़ना है, यदि आपको अपने आप को बीमारी से बचाना है, तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। तो विशेष रूप से जब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं WBC की। मैं यहीं से शुरू करने जा रही हूँ। WBC, व्हाइट ब्लड सेल। इन्हें हम अपनी बॉडी का गार्ड सेल्स भी कह सकते हैं, सैनिक भी कह सकते हैं। जैसे सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं दुश्मनों से, उसी प्रकार से जो WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो हमें बीमारियों से लड़ने में मजबूती देती हैं, या वो हमारे शरीर को बचाती हैं बीमारियों से। RBC, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन HB, जब हम कई बार ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, हमें मान लीजिए बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी का एहसास होता है, तो डॉक्टर्स जो है वो ब्लड चेक करवाने की बात करते हैं कि देखते हैं आपके अंदर कितना खून है। तो वो वास्तव में क्या चेक करते हैं, वो हमारा HB चेक करते हैं। और HB जो है मुख्य रूप से घटक है हमारे ब्लड का, जिससे हमारे अंदर जो आयरन कंटेंट है उसका भी पता चलता है, ऑक्सीजन का भी इससे हमें काफी हद तक उसके बारे में पता चलता है। तो इन्हीं सब चीजों को मिला करके हमारा जो ब्लड है वो बनता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हो गया 2 पार्ट्स। अब उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है हमारे ब्लड का, वो है प्लेटलेट्स, बिंबाणु, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। अब इनका कार्य क्या है? देखिए, यदि चोट लग जाती है तो रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग हो जाती है शुरू। और यदि किसी वजह से किसी व्यक्ति के ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, बिंबाणु की कमी हो जाए, तो क्या होगा? उस चोट लगने पर उस व्यक्ति का रक्त जो है वो बहता रहेगा। अब प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करते हैं कि जैसे ही मान लीजिए यहां हमें चोट लगी, सपोज कीजिए हमें यहां चोट लग गई, अब ब्लीडिंग शुरू हो गई। इस प्रकार से जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगे, जो ब्लड बह रहा है वो उस ब्लड का थक्का बनाना शुरू कर देंगे, उसको जमाना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, जहां चोट लगी है उसके ऊपर कुछ समय के बाद आपने नोटिस किया होगा पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। तो वो कहां से आई? वास्तव में जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं उन्होंने उसको थक्का बनाना शुरू कर दिया, और जब वो पपड़ी जम जाती है तो ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो बहना रुक जाता है। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो सामान्य सी छोटी सी चोट लगने पर भी ब्लीडिंग लगातार होती रहती है और उस व्यक्ति की खून की कमी से मृत्यु तक हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि जो रक्त के घटक हैं, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो HB की प्रेजेंस के लिए, लाल रंग के लिए, रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करने के लिए WBC, और रक्त को जमाने के लिए प्लेटलेट्स। तो ये थी हमारे रक्त के घटक। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो मैं अभी बता रही थी आपको रंग के बारे में, कि ये 2 रंग का मैंने क्यों बनाया है। विशेष रूप से सबसे पहले जब हम अपने हृदय की बात करते हैं तो आप इसको आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि जो मानव हृदय है, जो हमारा दिल है, वो हमारे मिडल में, जो हमारी चेस्ट है उसके मिडल में होता है, और जो उसका ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा बाईं ओर की तरफ झुका हुआ होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो हमारा हृदय है वो हमारे बाईं ओर स्थापित होता है। जो हृदय है वो हमारे जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, उसका जो जाल होता है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। बाईं ओर है, जैसे ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, तो आपको इसी तरह से मान के चलना है कि ये हमारा हृदय है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। यहां पर मैंने लंग्स बनाए हैं ग्रीन कलर से, और ये मैंने हृदय बनाया है
तो चलिए इसके बारे में अब हम बात करेंगे। हमने अभी बात की थी कि हृदय जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो लगातार अनवरत बिना रुके चलती जाती है। जब भी हृदय जो है हमारा सिकुड़ेगा तो क्या होगा, हृदय के अंदर रक्त प्रवेश करेगा। कहां से आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है, और जैसे ही हमारा हृदय शिथिलन होगा, उसमें फैलेगा, तो ब्लड जो है वो हृदय से बाहर जाएगा। ये आपको मुख्य रूप से बात याद रखनी है। अब क्योंकि हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से जो अंग आते हैं, तो पहला तो हो गया हमारा हार्ट। अब क्योंकि तरल है हार्ट, अपने एक जगह पर तो उसको रुकना नहीं है, इसका कार्य या इसकी प्रकृति जो है वो बहने की है। तो अब हार्ट से ब्लड को कहीं लेके जाना हमें, तो उसके लिए भी कुछ चाहिए, कुछ साधन चाहिए। तो वो है हमारे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, और मुख्य रूप से वो हैं धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन। अब हम फर्स्ट मेन हमारा हो गया हार्ट, सेकंड धमनी, और थर्ड नंबर पे है हमारी शिरा। इनको हम प्लूरल में ले लेते हैं, धमनियां और शिराएं। ये हमारा एक सिंगल अंग है। तो इन तीनों से मिलकर के हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है। तो अब एक एक करके हम इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आर्टरीज का और जो वेन्स हैं, इनका मुख्य फंक्शन क्या है। आमतौर पे हमारे बच्चों के मन में एक बात होती है कि जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, वो शुद्ध खून लेकर के जाती हैं, और जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, वो अशुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। तो थोड़ा सा उसमें संशोधन करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि हृदय से रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, वो आर्टरीज करती है, हृदय से लेके जाने का काम। और शिरा जो है वो हृदय तक ब्लड को लाने का काम करती है। मुख्य रूप से आप दो बातें ध्यान से समझिएगा कि धमनी और शिराओं में हम इस प्रकार से अंतर समझ सकते हैं कि जो ब्लड है, रक्त है, उसको हार्ट में आना है, ये एक प्रोसेस, और ये हार्ट हो गया, और हार्ट से ब्लड को जाना है, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब इनका काम कौन करता है, लाने और ले जाने का। जो आर्टरीज हैं वो, ये देखिए, वो ले जाने का काम करेंगी, लेके जाएंगी कहां से, हार्ट से ब्लड को। अब ये ब्लड जाएगा कहां, ये जाएगा फेफड़ों में और पूरी बॉडी की कोशिकाओं में। कौन करेगा ये काम करेंगी हमारी आर्टरीज, धमनियां। इसी प्रकार से ब्लड को आना है हार्ट में, ये काम कौन करेगा, ये करेगा हमारी शिराएं या हमारी वेन्स। कहां से आएगा ब्लड हार्ट के अंदर, एक तो आएगा फेफड़ों से और एक आएगा पूरी बॉडी की कोशिकाओं से। दो प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, आना और जाना। कहां से आना है और कहां जाना है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, धमनियां लेकर के जाती हैं, शिराएं लेकर के आती हैं। 99% जो धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त को लेकर के जाती हैं। अब शुद्ध का मतलब समझ लीजिए, शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, मात्रा ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, हम उसको अपनी आम भाषा में शुद्ध कह देते हैं। शुद्ध, और या हम उसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रचुरता है जिसमें, ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और इधर आ जाइए अब आप, 99% जो वेन्स हैं उनमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। इसका अर्थ क्या है अशुद्ध का, कि जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता होती है उसको हम क्या कह देते हैं, अशुद्ध रक्त कह देते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है उसे हम शुद्ध कह देते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम कि ये आर्टरी यहां से हार्ट से ब्लड को लेकर के कहां जाती हैं और वेन्स जो है वो कहां से लेकर के आती हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे। एक बात और नोटिस कीजिए आप कि मैंने यहाँ 99% लिखा है, 100 नहीं लिखा। वो क्यों? क्योंकि एक धमनी और एक शिरा, ये जो इनका नॉर्मल काम है उसके विपरीत काम करती है। हमने कहा कि धमनियों में 99% ऑक्सीजनित रक्त होता है, तो एक ऐसी धमनी होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। इसी प्रकार से जो वेन्स हैं 99% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, परंतु एक ऐसी वेन है जिसमें उसका विपरीत होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे हार्ट के डायग्राम पर। बुक में देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि रक्त जो है वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। उन्हें इतने सारे एरोज दिखाई देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम थोड़ा इसको चैनलाइज करके चलेंगे, बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, मैं साथ में नाम इसके अब लिखती जाऊंगी। हार्ट को आप समझ लीजिए कि ये दो मंजिला इमारत है, डबल स्टोरी। 2 रूम्स नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। आप इसको मोटे रूप में इस प्रकार से मान के चलिए तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा हृदय है उसमें 4 कक्ष हैं, और उन 4 कक्षों को उनके बारे में बात करने से पहले, उनको बांटने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे हृदय के विशेष रूप से मुख्य 2 भाग हैं। तो जैसे पहले बताया, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो ये होगी हमारी लेफ्ट साइड और ये होगी हमारी राइट साइड। अब यहां देखें हम तो लेफ्ट साइड में 2 पोर्शन है, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, और इधर इसी प्रकार से ये ऊपर और ये नीचे, डबल डबल मैंने जैसे आपको बताया। अब इनके नाम, जो ऊपर वाले कक्ष हैं हमारे हृदय के, जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, वो उनको हम कहते हैं आलिंद। आलिंद। और जो नीचे वाले हैं उन्हें हम कहते हैं निलय। जो इनकी इंग्लिश टर्म्स हैं वो भी हमें याद करनी चाहिए। आलिंद मतलब एट्रियम और निलय मतलब वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट साइड में है तो उनके साथ में हम लगा देंगे लेफ्ट यानी कि बायां, और जो राइट साइड में है उसमें हम लगा देंगे दायां। ये है दायां आलिंद और ये है दायां निलय। ये है बायां आलिंद और ये है बायां निलय। तो ये क्लियर हो गया सभी को। अब यहां पर जो ब्लड का आना है और जाना है वो किस प्रकार से होगा, देखिए। सबसे पहले मैंने जैसे बात की थी कि जैसे ही हमारा हृदय सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हृदय के अंदर जो रक्त है वो प्रवेश करता है। कहां कहां से प्रवेश करता है, ये है हमारे, मैंने लंग्स बना रखे हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं हमारे, तो वहां से एक ब्लड वेसल, रक्तवाहिनी, रक्त लेकर के हृदय में आती है। अब क्योंकि रक्त कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, और लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है। सांस ली है ना हमने, अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को हमने ऑक्सीजन से भर लिया है। अब वहां से रक्त आया है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्सीजन को लेकर के आएगा।
तो यहां देखिए आप, फेफड़े से इस रक्त वाहिनी के द्वारा रक्त जो है बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर रहा है। अब क्योंकि ये फेफड़ों से आया है तो इसलिए इसका नाम होगा पल्मोनरी, पल्मोनरी। और क्योंकि ये लेके आ रहा है, हमने पहले पढ़ा था ना कि लाने का काम कौन करता है, वेन करती है, तो इसलिए इस ब्लड वेसल का नाम होगा पल्मोनरी वेन। इसको मैं यहां लिखती हूं, पल्मोनरी वेन, ये वाली पल्मोनरी। आपको समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी वर्ड मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, क्योंकि फेफड़ों से संबंधित है ये। तो चलिए, इधर से तो लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो रक्त है, ऑक्सीजनित जो रक्त है वो यहां आ गया, और इधर से ये देखिए आप, ये जो दायां आलिंद है यहां पर भी ये मैंने 2 ब्लड वेसल्स बनाई हैं। ये इनके जो नाम हैं वो हैं वीना केवा, हिंदी में लिख देती हूं महाशिरा, क्योंकि लाने का काम कर रहे हैं ना ये। अब ये लाई कहां से है, ये जो वीना केवा है तो दोनों वीना केवा, ये सुपीरियर वीना केवा है, ये इंफीरियर वीना केवा है। सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब, ये वाली जो वीना केवा है ये हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड को लेकर के आएगी, और ये हमारी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लेकर के आएगी। हिस्से माने हमारी पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वहां से सारे ब्लड को इकट्ठा करके ये लेकर के आती है। अब क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी से आ रही है, सारी कोशिकाओं से लेकर के आ रही है, हमारी कोशिकाओं में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य सी बात है ना, ये हमने पढ़ी हुई है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाओं में जाती है, और वहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाओं में बनी हुई है, उसको ये वीना केवा महाशिरा लेकर के आई कहां, दाएं आलिंद में। तो हाफ प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। लाने का काम, बाईं ओर रक्त आया ऑक्सीजन वाला, कहां से आया, ये लंग्स से आया, पल्मोनरी वेन लेकर के आई। इधर आया पूरी बॉडी की कोशिकाओं से, आधा प्रोसेस हो गया। अब चलिए, उसके बाद ये जो यहां पर ब्लड आया दोनों तरफ, ये यहां नहीं रहेगा, ये निचले चैम्बर में जाएगा। निचला चैम्बर कौन सा है, निलय, वेंट्रिकल्स। दाईं ओर का रक्त जो है वो दाएं निलय में जाएगा, बाईं ओर का जो रक्त है वो बाएं निलय में जाएगा। और ये जो रास्ते हैं ये यहां पर लगे होते हैं वाल्व, ये भी हमें याद होने चाहिए। ये ऐसे वाल्व हैं जो वन वे है, यानी हम कह सकते हैं कि ये ऐसा रास्ता है जो वन वे है, यानी जो ब्लड है वो आलिंद से नीचे निलय में तो आएगा, वेंट्रिकल्स में तो आएगा, पर किसी भी सूरत में ब्लड वापस नहीं जाएगा। यहां पर ये जो वाल्व है ये वापस जाने से के लिए ब्लड को रोक देंगे। तो यहां पर ये जो वाल्व है ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये है हमारे यहां पे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे हृदय में जो बाइकस्पिड वाल्व है वो किस साइड होता है, या वो पूछ सकते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो किस साइड होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अब हमेशा याद रहेगा ये। बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन ये है कि वो रक्त को
आलिंद से निलय में लेकर आते हैं, परंतु वापस जाने से रोकते हैं। अब देखिए, जब ऐसा होता है, रक्त यहां से यहां आता है, तो ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, तो खुलते बंद होते हैं। और जब भी कोई चीज खुलती या बंद होती है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज आती है। तो हमारे हृदय से, जिसको हम धड़कन कह रहे हैं, बार बार इस प्रकार से हम ऐसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से चलता है, तो ऐसे आवाज आती है लगातार, दो साउंड, दो प्रकार की हल्की हल्की डिफरेंस में आवाज आती है। तो पहली आवाज इन वॉल्व की होती है। उसके बाद क्या होता है, रक्त आ गया यहां पे। अब यहां से, क्योंकि दो प्रकार का रक्त है, एक ऑक्सीजन वाला है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। ऑक्सीजन वाले रक्त की जरूरत हमारी सारी शरीर, पूरी बॉडी की कोशिकाओं को है, तो सारी की सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलेगी। आप सपोज कीजिए कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन है मान लीजिए यहाँ ऊपर है, अब उसे ऑक्सीजन चाहिए। अब उसको ऑक्सीजन कौन देगा? ये जो रक्त यहाँ पर आया है, ऑक्सीजन वाला रक्त, ये ऑक्सीजन लेकर के ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी तब ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग चलेगी। कभी कभी हमें चक्कर आ जाता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अगर कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए भी रुक जाती है हमारे ब्रेन में, तो हमें चक्कर आ जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो चक्कर आता है वो अगर उसमें कहीं डिस्टरबेंस आई है सप्लाई में, कहीं रुकावट आई है सप्लाई में ऑक्सीजन की, तब उसकी वजह से आता है। तो अगर ब्रेन जो है वो काम करना कुछ क्षणों के लिए बंद कर देता है, हमें चक्कर आ जाता है, उसी प्रकार से बाकी के जो हमारे अंग हैं पूरी बॉडी के, सभी कोशिकाएं जो हैं, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन पहुंचाएगा रक्त। तो चलिए, बाईं ओर का ये जो ऑक्सीजन वाला रक्त है, ये आ गया निलय में। निलय से देखिए आप, अब ये प्रवेश करेगा इस रक्त वाहिनी में। यहां से देखिए, ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूं, ये पूरी बॉडी की तरफ जाल बन जाएगा, हार्ट से निकल करके इसका पूरा जाल फैल जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, और इसका नाम है अरोटा, या हम इसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी का काम क्या है कि रक्त को, ऑक्सीजन वाले रक्त को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। चलिए, अब दूसरी तरफ आ जाइए। यहां जो रक्त आया है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा हमें अपने ब्लड में से, और निकालने का काम कौन करता है? याद कीजिए, सांस लेने की प्रक्रिया। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरते हैं, सांस छोड़ते हैं तो जो फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है उसको हम एक्सहेल करते हैं, निश्वासन करते हैं उसका। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ये रक्त है, ये यहां से इस रक्त वाहिनी के द्वारा, ये देखिए आप, ब्लू कलर से मैंने इसीलिए बनाया है ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, और मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। आप देख रहे होंगे जो हमारा पैर है फेफड़ों का, एक इधर और एक इधर फेफड़ा है, उधर चली जाएंगी। ये कौन चली जाएगी? ये जो ब्लू कलर की रक्त वाहिनी है। अब ये इसका नाम क्या है? हमने पहले पढ़ा कि जो फेफड़ों से संबंधित है उसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे? पल्मोनरी या फुफ्फुसीय। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ पल्मोनरी। और क्योंकि क्या कर रही है? ये ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। और हमने क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा ना हमने कि ले जाने का काम कौन करता है? धमनी करती है। तो ये क्या हुई? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। 99% धमनियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब ये जो प्रोसेस मैंने नीचे वाला बताया है, ये कब होगा? जब हमारा हृदय शिथिलन में आएगा, रिलैक्स होगा। संकुचन हुआ, दोनों तरफ से ब्लड आया, फिर शिथिलन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, तो दोनों तरफ का ब्लड जो है वो हृदय से बाहर जाएगा।
तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है या शिथिलन या रिलैक्सेशन होता है, तो शुरू में रक्त दोनों तरफ से अंदर आता है हृदय में, और जो दूसरा फेज है इसका शिथिलन में, दोनों तरफ से रक्त बाहर जाता है। तो बाईं ओर जो रक्त आएगा वो फेफड़ों से आएगा, पल्मोनरी वेन या यानी के फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आएगा, और जाएगा किसके द्वारा? जाएगा वो महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में, क्योंकि सारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। तो दूसरी तरफ पूरी बॉडी से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त महाशिरा के द्वारा दाईं ओर आएगा आलिंद में, और वहां से जाएगा ये दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को चला जाएगा। हम कह सकते हैं शुद्ध होने के लिए, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि शुद्ध रक्त जो है फेफड़े से बाईं ओर आता है, और अशुद्ध रक्त दाईं ओर से फेफड़ों को जाता है, क्योंकि जो कार्य है ऑक्सीजन ऐड करने का और कार्बन डाइऑक्साइड अलग करने का, ये कौन करेगा? ये करेंगे हमारे फेफड़े। तो ये हमारा हृदय है, ये एक जोड़ी लंग्स हैं जो विशेष रूप से कार्य करते हैं इसके साथ, हृदय के साथ मिल करके। तो अब हम इस पूरी जो कार्य की इसकी हमने रूपरेखा देखी है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हृदय है ना हमारा, वो एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप है। जैसे हम अपने घरों में टुल्लू पंप लगाते हैं पानी की निकासी के लिए। अब इस बात से पंप को कोई मतलब नहीं होता कि जिस पानी को वो निकाल रहा है, ले जा रहा है या खींच रहा है, वो कैसा पानी है, खराब पानी है या साफ पानी है। उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारा हृदय है वो भी ब्लड को पंप करता है। कैसे करेगा वो मैंने आपको बता दिया, लेकर के आने का काम भी उसमें होता है और फिर वहां से जाने का भी काम होता है। अब क्योंकि 2 बार इसमें रक्त आता है, तो इसलिए हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, मैंने यहां लिखा है देखिए, वहन तंत्र भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारे 10th क्लास का 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें आता है वहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके मेन पार्ट मैंने आपको बताया कि हार्ट है, धमनियां हैं और शिराएं हैं, 3 मुख्य भाग हो गए। कार्य मैंने आपको बता दिया। इसको याद करने के लिए आपको विशेष रूप से दाएं और बाएं भाग में बांटना है हृदय को, और फिर ऊपर और नीचे के भागों में बांटना है। ऊपर वाले दोनों ही हिस्सों में रक्त आता है, एक तरफ से ऑक्सीजन वाला, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और नीचे के हिस्सों से रक्त जो है हृदय से बाहर जाता है। कहां जाता है बता दिया आपको। फिर से फेफड़ों से आएगा ऑक्सीजन वाला और फेफड़ों को जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, पूरी बॉडी से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला और पूरी बॉडी को जाएगा ऑक्सीजन वाला। तो ये है हमारा परिसंचरण तंत्र। इसमें हमने पढ़ लिया कि जो शिराएं हैं, जो धमनियां हैं, उनका विशेष रूप से क्या कार्य है। और अगर हम एक बार इसको फिर से देखना चाहें तो हम, यदि इस प्रकार का डायग्राम किसी बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल लगे कि हम नहीं बना पा रहे हैं या वो कंफ्यूज हो जाए, तो वो सीधा भी बना सकता है कि वो यहाँ पर इधर ऐसे लंग्स बनाए। सॉरी, ये हमें चाहिए कि हम इसको ग्रीन कलर से ड्रॉ करें। लंग्स जो हैं और लंग्स से जो हृदय, जो ब्लड आया है हमारा, वो कौन सा आता है? ऑक्सीजन वाला। कहाँ आएगा? हार्ट में। और उसके बाद हार्ट से CO2 वाला ब्लड जो है वो लंग्स को जाता है। ये एक तो हमें ये समझना जरूरी है कि यहां से जो आया वो ऑक्सीजन वाला आया और गया CO2 वाला। और इसके बाद जो हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाएं हैं, मान लीजिए यहां अगर हम बनाते हैं, सपोज कीजिए ये हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, तो यहां से देखिए आप, बॉडी से
जो रक्त जाएगा, बॉडी से हार्ट में जो रक्त जाएगा, बॉडी से हार्ट में जो रक्त जाएगा वो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और हार्ट से जो बॉडी को रक्त जाएगा वो जाएगा ऑक्सीजन वाला। तो हम इस तरह से भी थोड़ा अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जिसको ये थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कोशिश की है मैंने इसको थोड़ा सरल करके बताने की, तो वो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो आज हमने बात की अपने दिल के बारे में। तो यदि हम अपने दिल के बारे में बात करते हैं तो हम अपने दिल का ख्याल रखने की भी बात करते हैं। और दिल का ख्याल रखने का क्या अर्थ है? देखिए, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, आप को मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी कि जब हम सिंचाई करते हैं अपने खेतों में, किसान सिंचाई करते हैं, तो जो सिंचाई के लिए जो नालियां बनाते हैं उनकी समय समय पर सफाई करते हैं, ताकि जो पानी का फ्लो है उसमें रुकावट पैदा ना हो, पानी को जहां वो पहुंचाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, वो निर्विरोध रूप से वहां तक पहुंचता रहे। तो इसके लिए वो सफाई करते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो हमारी हैं, रक्तवाहिनियां जहां से ब्लड जाता है धमनियों से, शिराओं से, तो क्या होता है कि उनके अंदर यदि हम उसको मोटे रूप से समझना चाहें तो वसा जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल हम इसको कह सकते हैं। यानी जो रास्ता है हमारा, मान लीजिए ये हमारी धमनी है और यहां से ब्लड को ऐसे जाना है, तो अगर यहां तक ये देखिए इस प्रकार से जम जाएगा कुछ, तो जो रास्ता है वो संकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो जो ब्लड का पैसेज है, जो ब्लड का प्रवाह है, फ्लो है, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। अगर ब्लड जो है वो सही रूप से नहीं जाएगा, नहीं बहेगा, रुकावट उसमें आएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होता है, आप समझ सकते हो, चक्कर भी आते हैं और कई बार हार्ट अटैक भी हम उसको बोल सकते हैं, कि अगर फ्लो जो है वो कहीं उसमें रुकावट हो गई हो तो हमें दिल का ख्याल रखना चाहिए। मीन्स क्या, कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रुकावट किसी प्रकार की ना हो, उनमें कोलेस्ट्रॉल ना जमे। उसके लिए एक्सरसाइज बताई गई है कि हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब देखिए, जो फ्लो है रक्त वाहिनियों में वो एक प्रेशर के साथ होता है। जब हम कोई प्लास्टिक की पाइप में से पानी को फ्लो करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी उस पाइप में से ना दबाव के साथ, एक प्रेशर के साथ चलता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि यदि वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो पाइप से बाहर जो प्रेशर पानी निकलेगा वो एकदम से पूरे इस प्रकार से फव्वारे की शेप में निकलता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से जब निकलता है। या फिर उसका अगर फ्लो सही ना हो, रुकावट हो जाए कहीं, तो ये जो पाइप है ये भी क्रैक हो जाती है। यानी जो धमनी जिसमें से रक्त का प्रवाह हो रहा है, यदि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो धमनियां जो है वो, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये फट सकती है। इसके विपरीत यदि जो प्रेशर है वो बहुत कम हो, अगर कम होगा तो जहां जितने समय में रक्त को पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर ब्रेन तक रक्त हमारा प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाएगा तो चक्कर आ जाएंगे हमें, तो वो भी हमारे लिए घातक है। तो दो बातें मैंने की कि जो ब्लड को बहने का जो उसका प्रोसेस है, यदि उसमें रुकावट आती है किसी भी वजह से, तो वो हमारे जीवन के लिए घातक है। तो ये भी हमें पता है कि जो द्रव है वो प्रेशर के साथ बहता है, तो इसी प्रकार से रक्त भी हमारा प्रेशर के साथ बहता है हमारी धमनियों में, शिराओं में। अब अधिक प्रेशर यदि हो जाए तो भी नुकसान है, कम हो जाए तो भी नुकसान है, तो होना कितना चाहिए? तो एक ब्लड के प्रेशर को मापने का एक यंत्र आता है, उसकी सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा ब्लड का प्रेशर कितना है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो है 120 mm मैक्सिमम और 80 जो है वो मिनिमम। यानी कि जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो कम से कम 80 रहना चाहिए
और अधिक से अधिक 120 रहना चाहिए। अगर इससे 120 को क्रॉस कर जाता है तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसी प्रकार से यदि 80 से ये नीचे चला जाता है तो ये भी हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। तो ये है हमारा ब्लड प्रेशर की सीमा रेखा, जो 80 और 120 के बीच में तय की जाती है कि इतना ही यदि हमारा प्रेशर है ब्लड का तो वो हमारे लिए सही है। तो आज हमने बात की अपने परिसंचरण तंत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही। आशा है आप सबको समझ में आया होगा और मैं अपने प्रयास में आपको आपके दिल का हाल बताने में कामयाब रही होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।